नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं आने वाले बजट पर हमारी खास पेशकश। अच्छे दिन आएंगे क्या? आम बजट से पहले रेल मंत्री पेश करते हैं रेल बजट। रेलवे की हमारी अर्थव्यवस्था में और आम आदमी के जीवन में अहम भूमिका है। सरकार ने इस बार रेल बजट से पहले रेलवे का किराया बढ़ा दिया। किराया बढ़ने के बाद क्या है रेल यात्री का मिजाज और रेल मंत्री से क्या है उसकी उम्मीदें जानने के लिए हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता नई दिल्ली से हावड़ा तक का सफर करने के लिए निकले। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, IVN7 की खास पेशकश रेल बजट यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहां से कालका मेल के जरिए आपको देश के एक बिल्कुल दूसरे हिस्से हावड़ा लेकर चलेंगे। ये रूट हमने इसलिए चुना क्योंकि जिन पटरियों से, जिन रास्तों से, जिन इलाकों से होकर ये ट्रेन गुजरेगी, उन इलाकों ने इस देश को सबसे ज्यादा रेल मंत्री दिए हैं। तो आपका हमराही मैं नीरज गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अपने इस सफर के दौरान हम तलाशेंगे भारतीय रेल की, देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल की खूबियों और खामियों को। दोस्तों, सुबह 7 बजे चलने वाली कालका मेल पकड़ने के लिए मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला हूं, लेकिन स्टेशन के अंदर घुसने से पहले आपको भीड़ भड़क्के का एक पूरा दरिया पार करना पड़ता है। स्टेशन के बाहर ऑटो, रिक्शा, खाने पीने के सामान की रेडियां, ये सब आपको यहां दिखाई देते हैं। रेलगाड़ी तक पहुंचने से पहले कई बार आपको बैलगाड़ी तक का सामना करना पड़ सकता है। ये सब आपके रास्ते में दीवार की तरह खड़े रहते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं इस वक्त। कालका मेल कानपुर सेंट्रल गया के रास्ते हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ी है। मैडम, किसी तरह की दिक्कत होती है स्टेशन पर पहुंचने से पहले, सफर शुरू करने से पहले? यही दिक्कत है कि भीड़ में निकल कर के जो है ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंचना सबसे बड़ी दिक्कत है। गर्मी का मौसम है, घुटनों से परेशान है, तो थोड़ा भीड़ में चलने में दिक्कत होती है। चाहते हैं, अभी रेल बजट आने वाला है, आप चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन की समस्या है, ये जो लोगों को, ये इसका कुछ हल निकालना चाहिए सरकार को? जी, रिजर्वेशन का तो सॉल्व करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी है। हमेशा छुट्टियों में ही लोग इधर उधर आने जाना चाहते हैं, बच्चों की छुट्टियों में, स्कूल की खासकर। भीड़ के कारण बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कई बार तो जाना ही कैंसिल करना पड़ता है। टिकट विंडो पर टिकट नहीं मिलते, वहाँ सादा पुलिस में आदमी खड़े कर रखे हैं कहने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, 5 रुपये 10 रुपये लॉन्ग रूट का टिकट लेने वाले के लिए जो बाहर से आदमी आता है उसको सबसे पहले टिकट मिल जाता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद, लेकिन रिश्वत देने के बाद। हाँ, वो दलाली करते हैं बिल्कुल। विकलांगों और महिलाओं के डब्बे में अगर राशि की ज़्यादा वजह से कोई आदमी चढ़ जाता है, जो पुलिस वाले हैं वो पैसे मांगते हैं। जो आदमी पैसे देता है वो तो औरतों के डब्बे में बैठ सकता है। अच्छा। जो पैसा नहीं देता उसको धक्का मार के नीचे उतार देते हैं। चलो 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 चलो, कोई बात ही नहीं करता ढंग से। और पैसा है तो रिजर्व डिब्बे में आप पैसे दो, जो सीट खाली है वहाँ जाकर आराम से लेट जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले कि कोच बढ़नी चाहिए, पहली बात ये। रिजर्वेशन कायदे से होना चाहिए। किराया, चलो किराया जो नॉमिनल बढ़ता है वो कोई बात नहीं है, इसलिए अच्छा, किराया बढ़ने से आपको समस्या नहीं है, सुविधा होनी चाहिए। हाँ, किराया तो इसलिए भी सबकी, जब नौकरी के पैसे बढ़ेंगे तो कहाँ से बढ़ाएगी गवर्नमेंट? यहीं से बढ़ाएगी, बढ़ा दो, कोई बात नहीं है। बढ़ता है कितना, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कितना बढ़ता है, तो वो कोई बात नहीं है।
ये सुविधा तो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। वैसे ये दिलचस्प बात है कि कुछ यात्रियों का कहना है कि किराया बढ़ने से उन्हें समस्या नहीं है, सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि सरकार जो है वो हर बार अपनी राजनीति के चक्कर में अपने रेल का जो अर्थव्यवस्था है, रेल की जो इकोनॉमिक्स है उसको भूल जाती है और हमेशा किराए बढ़ाने में जो है बहुत कोताही बरतती है कि कहीं बदनामी मोल न लेनी पड़ जाए। तो साहब देखा आपने, सफर बाद में शुरू होता है लेकिन इसकी दिक्कतें जो हैं वो पहले शुरू हो जाती हैं। खैर, कालका मेल का दिल्ली से हावड़ा का ये रूट हमने इसलिए चुना कि हमें लगा लाल बहादुर शास्त्री, जगन्नाथ मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी, ममता बनर्जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता जो रेल मंत्री रहे हैं, ये उनका रूट है, तो कम से कम बुनियादी सुविधाओं का तो यहाँ ख्याल रखा गया होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी ये खुशफहमी भी बिखर गई। इस वक्त दिल्ली से निकलते हुए यमुना नदी के ऊपर जो लोहे का पुल है उस पर से हमारी ये ट्रेन गुजर रही है। ये पुल सालों बल्कि दशकों पहले अपनी उम्र पार कर चुका है। साल 2002 में उस वक्त के रेल मंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ इस जगह पर नए पुल का शिलान्यास कर दिया था, लेकिन लाल फीताशाही के चक्कर में 12 साल हो गए, आज तक नए पुल की कोई ईंट रखी जा नहीं सकी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे 1.5 लाख से ज्यादा पुल हैं जिनके ऊपर से हर रोज ये रेलगाड़ियां गुजरती हैं। अपने भीतर हजारों मुसाफिरों को बिठाकर ये रेलगाड़ियां गुजरती हैं और इन पुलों में से 80% पुल अपनी उम्र पार कर चुके हैं। जी हां, 80% पुल अपनी उम्र पार कर चुके हैं। दर्जनों बार रेलवे सेफ्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट में कुछ आयोग बने, प्रोजेक्ट बिठाए गए। हर बार यह हुआ कि इन पुलों का अपग्रेडेशन जरूरी है, लेकिन कागजों में, दस्तावेजों में ये सब बातें आने के अलावा किसी ने कभी ज्यादा कोई सुध ली नहीं। कुल मिलाकर जर्जर हो चुके इन तमाम पुलों पर हमारी जो रेलगाड़ियां हैं वो राम भरोसे चल रही हैं। फिलहाल ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी है और हम कालका मेल के स्लीपर क्लास डब्बे में हैं। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर उन्हें क्या, किस तरह की परेशानियाँ या फिर किस तरह की आसानी अपने रेल के सफ़र के दौरान होती है। किस तरह की परेशानी या आपको आसानी? जैसे सर हम जो है 6 में चढ़े तो सबसे पहले पेंटिकाल वालों ने उसमें लगेज लगा दिया, वो खुला नहीं मिला तो हमको चढ़ने में परेशानी हुई। हम शादी में जा रहे हैं, एकदम नहीं चढ़ पाए। यहाँ पर जो ट्रेन जो फिरोजाबाद में 2 मिनट रुकती है, बजाय 2 मिनट के अगर 3 मिनट रुके तो शायद अपना सारा पैसेंजर अपना सामान रख सकते हैं और आराम से चढ़ भी सकते हैं। किस तरह की आप रेल बजट में एक मुसाफिर होने के नाते किस तरह की आपको हम तो यही चाहेंगे कि कैसे भी रेल बजट में जो व्यवस्था हो वो कम से कम किराया आम आदमी पर न पड़े और बेहतर तरीके से, जिस तरीके से हम चल रहे, सुविधाएं और बढ़े। सुरक्षा नाम को तो रोज आए दिन लुटते हैं, रोज आए दिन उद्यम होता है, व्यवस्था खराब हो रही है। आप टॉयलेट में देखिए, ये कैंटीन वालों की रखा हुआ सामान है जो कि रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। कोई कहने वाला नहीं है इनसे। आप लोगों को दिक्कत होती है चढ़ने में, चढ़ने में, उतरने में दिक्कत है, चढ़ने में दिक्कत है। अब हम लोग फिरोजाबाद से बैठे तो हमको कहाँ से चढ़े? लेडीज हमारे साथ है, तो ये सारी व्यवस्थाएं कम से कम ये जो क्षेत्र का टीटी है इस डिब्बे का, उसको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ये कैसे रख लिया है सामान। ये तो मुझे समझ में नहीं आती कि टिकट लेते हैं तो कंफर्म टिकट नहीं मिलता है और फिर गाड़ी में आकर जिनको टिकट कंफर्म नहीं है उनको फिर सीट मिल जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये तमाम शिकायतें हैं और लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार से उम्मीदें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के नुमाइंदे, रेल मंत्री ये सब शिकायतें सुन रहे होंगे और मौजूदा रेल बजट में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, सिर्फ कागजी बातें नहीं होंगी।
एक बूंद भी पानी नहीं गिरे। तो साहब, डोलते डगमगाते हमारा ये सफर आ पहुंचा है कानपुर रेलवे स्टेशन। दिल्ली के बाद का ये एक बड़ा स्टेशन है और उत्तर भारत के मसरूफ स्टेशनों में शुमार है। पिछली सरकार में रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने देश में 50 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की एक बात कही थी। कानपुर उनमें से एक था। उस वक्त जब ये घोषणा हुई तो संसद में मेजें थपथपा दी गईं, लेकिन हालात जो हैं, हालात कुछ खास नजर आते नहीं है। भाई साहब, क्या कानपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ सालों में कुछ सुधार हुआ है? हालत सुधरी है यहाँ की? सुधार तो कोई नहीं हुआ है। हाँ, जमादारों की थोड़ा भर्ती जरूर हो गई, लेकिन सफाई कुछ नहीं हुई है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म जरूर बढ़ाया गया है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। और एक ऐसा ये घंटाघर साइड में लिफ्ट लगा दी गई है, बाकी उसमें और कोई सुधार नहीं, जैसे कि तैसा ही वैसे पड़ा। तो लोगों का कहना है कि सिर्फ बातें थी विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की, कोई खास सुधार यहाँ पर हुआ नहीं है। हम अब अपना सफर ये आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कानपुर और इलाहाबाद के रास्ते में एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर हम उस मुद्दे की बात करेंगे जो रेलवे से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खौफ है और सबसे बड़ा सरोकार भी। कानपुर से इलाहाबाद के बीच हमारी ये ट्रेन इस वक्त फतेहपुर की उन पटरियों से गुजर रही है जहां करीब 4 साल पहले 10 जुलाई 2011 को एक हादसा हुआ था। ट्रेन पटरी से उतर गई थी, 70 के करीब लोग मारे गए थे, 300 से ज़्यादा घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो रेलगाड़ियों की सुरक्षा का मामला है, रेलगाड़ियों की सेफ्टी का मामला है, वो रेल बजट के अंदर उसे कितनी संजीदगी बरती जाती है, इस बारे में कुछ लोगों से बात करते हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हम जिंदा और सही सलामत घर पहुँचना चाहते हैं। हमारे आदमी को हम विदा करने जाते हैं तो ये सोच कर नहीं लौटते हैं कि आदमी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो जो सिक्योरिटी है और जो सेफ्टी है, जो रोलिंग स्टॉक है, हर पे अगर एक उसकी टाइम होती है, टाइम होता है, हमने देखा है उसको पेंट करके उसकी टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो दिस ऑल एड्स टू द केयरलेसनेस ऑफ द रेल, प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स। रात को अगर किसी का कोई सामान चोरी होता है तो किसी को भी कोई वहाँ पे पुलिस का इंतजाम नहीं होता, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। अगर लिखी भी जाती है तो उसकी हालांकि रेलवे ये दावा करती है कि ट्रेन के अंदर या पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, बट कोई भी वहाँ पे सिस्टम नहीं होता कि जिसके ऊपर आप कंप्लेंट जो है वो आप उनको नोट करवा सकें। तो करीब 10.5 घंटे के सफर के बाद हमारी ट्रेन आ पहुंची है तीर्थों के राजा यानी प्रयाग, इलाहाबाद। गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है यहाँ पर और इसी वजह से साल भर लाखों की तादाद में तीर्थ यात्रियों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। वैसे क्या आप जानते हैं, हमारी रेलगाड़ियाँ एक दिन में 2.5 करोड़ मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुँचाती हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया जैसे 3-4 देशों की आबादी जोड़ भी दी जाए तो एक दिन में हमारी रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों से कम होती है। क्या आप जानते हैं कि धरती से चांद की जितनी दूरी है उसके 3.5 गुना ज्यादा हर रोज हमारी रेलगाड़ियां सफर करती हैं। इस रोचक जानकारी के साथ ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली और हावड़ा के ठीक बीच में यानी मुगल सराय जंक्शन पर हैं। कहते हैं कि मुगल सराय शहर रेल की छुक-छुक पर धड़कता है। खैर, रात का वक्त हो चुका है, हम यात्रियों से बात करेंगे और उनसे उनकी यात्रा का हाल जानेंगे। वैसे एक दिलचस्प बात है, एक राहत की बात है कि आम तौर पर यहाँ ट्रेन पहुँचने में 2-3 घंटे की देरी करती है, लेकिन आज वक्त से पहुँची है। तो आइए करते हैं यात्रियों से बातचीत।
रात का वक्त हो चुका है, लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में हैं। खाना, जी हाँ, खास तौर पर लंबी दूरी की जो रेलगाड़ियां हैं उनमें ये जो खाना है लोगों की ज़रूरत भी बन जाता है और उनका सरोकार भी है। लोगों को खाने से बहुत शिकायत रहती है। बात करते हैं कुछ लोगों से। रात का खाना हो रहा है हुजूर, कैसा है खाना ट्रेन का? बहुत घटिया किस्म का खाना है। क्यों? ये दाल देखिए, सिर्फ पानी इसमें दाल खोजना पड़ेगा। सब्जी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। चावल आप देख सकते हैं, जला हुआ कच्चा पराठा है। कहने लायक नहीं है। बस हम लोग सफर जर्नी कर रहे हैं, मजबूरी है। तो अब रात में किसी तरीके से कुछ न कुछ तो इसमें आप कुछ कहेंगे हुजूर? अब देखिए, ये कच्चा पराठा है, इसी को खाना है। हर साल रेल बजट में खाने के क्वालिटी के लेके चर्चा होती है और इसके लिए पैसा लिया जाता है, लेकिन क्वालिटी में कोई सुधार आज तक नज़र नहीं आया। भविष्य में क्या होगा, इस सरकार से भी लोगों को उम्मीद है। अब ये सरकार क्या करेगी भगवान जाने। पराठे का हालत है, देखिए पराठा आधा कच्चा आधा पक्का। खाना हम भी जरा, आप इतने खाने को लेकर शिकायत कर रहे हैं तो हम भी जरा खाना टेस्ट करके देखते हैं आपके साथ, क्योंकि सफर तो हम भी इसी ट्रेन में कर रहे हैं और हमें देखिए आलू का सब्जी है, यही खाना हमें खाना पड़ेगा भाई। ये आलू का सब्जी है, इसको आलू पनीर बना दिया गया, लेकिन इसमें पनीर का कहीं ठिकाना नहीं, इसमें सिर्फ आलू ही आलू है। पनीर का है पूरा, टोटली आलू ही आलू है इसमें। स्वाद तो वाकई नहीं है खाने में, लेकिन चलिए आपके साथ ये खाना हम भी खाएंगे। इसी ट्रेन में हम लोग भी सफर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी शिकायत है खाने को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि नेताओं तक आपकी शिकायत पहुँचेगी और खाने में कुछ सुधार होगा। हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कम से कम इन सब जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस पर विशेष करके इस पर गौर करे। जो यात्रियों को सुविधा न हो, खाना सही मिले। सही पैसा देते हैं तो लोग पब्लिक को सही मूल्य का जो है वो सामान मिलना चाहिए और क्वालिटी भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज पैसेंजर्स को मूलभूत सुविधा जो भोजन है वो जो है कम से कम जो है एक डाइजेस्टिव फूड और कम से कम एनर्जेटिक फूड जो है ट्रेन के जर्नी में ना। देखा आपने कि खाने को लेकर लोगों की रेल के अंदर काफ़ी शिकायतें हैं। इसके अलावा बिस्तर वगैरह की सफाई को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा है सुरक्षा का, यात्रियों की सुरक्षा का। पिछले दिनों खासतौर पर रात के वक्त कई रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इस बारे में हम यात्रियों से बात करने के लिए आगे चलते हैं। आपको लगता है कि जो आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग होते हैं हर ट्रेन में होने चाहिए? अगर कोई किसी सूरत में आपको शिकायत करनी पड़े तो आपको लगता है कि ऐसा होता है? बिल्कुल इमरजेंसी पे होने चाहिए, बिल्कुल नीडी है वो, बिल्कुल होनी चाहिए। जब भी हमें इमरजेंसी में कोई भी अगर कांटेक्ट हमें करना हो तो होना चाहिए। बेसिकली तो बेसिक रूल होने चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए। अब जाकर तो मोदी सरकार से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है एंड आई थिंक वो फुलफिल होनी चाहिए अब जाकर। जी मैडम। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ मेडिकल हम लोगों को भी कोई ना कोई सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ये वाली प्रॉब्लम अपने बच्चे के साथ में फेस किया था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मुझे जाके रेलवे में रिक्वेस्ट करने पे तो मेरा कोई काम नहीं हुआ। जब मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा उनको बोला गया तब जाके एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई थी। और रहा जो अभी लेडीज़ कंपार्टमेंट में मानती हूँ, कुछ ट्रेनों में मैंने जहाँ सफ़र करी देखा, लेकिन उसमें लेडीज़ तो रहती है, जेंट्स इतनी ज़्यादा बैठे रहते हैं, लेकिन पुलिस सामने देख रही होती है, इग्नोर करती है, बिल्कुल ना उसको हटाती है। जेंट्स बैठे हैं और लेडीज़ें खड़ी रहती हैं, तब हम लोगों को फोर्स करना पड़ता है। तो चूँकि लोग बोलते नहीं हमारी भी तो भाई बैठी हुई है साथ में, तो थोड़ा ये सारा स्ट्रिक्टली होना चाहिए। मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद है। तो करीब 25 घंटे के सफर के बाद आसमान में घिरे बादलों और हल्की बूंदाबांदी के बीच कालका मेल अपनी मंजिल यानी हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंची है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका सफर कैसा रहा। कालका मेल से आप आए हैं, कैसा रहा आपका सफर? ट्रेन हमारे देश में सबसे बड़े ज़्यादा पैसेंजर्स को ले जाती है। करीब 75% लोग जो कि डेली ट्रैवल करते हैं और ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में किसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा तो ऑब्वियसली उस पर उसका बजट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और उस पर सरकार का ध्यान भी ज़्यादा होना चाहिए। गाड़ी में अनलीगल सवारी दुनिया की चढ़ जाती है, पानी है नहीं, लैटरिन पूरी लैटरिन भरी हुई है, इससे और क्या तकलीफ होगी, समझे ना।
कोई रिजर्वेशन का कोई वैल्यू नहीं है। सफाई नहीं है बिल्कुल भी, बाथरूम भी गंदा, सफाई भी नहीं, और गेट वो भी सुविधा नहीं है। गेट खुला है, एसी का मतलब क्या है? गेट बंद रहना चाहिए, कोई होश वगैरह होनी चाहिए। कुछ आप लोग एसी से आए हैं, लेकिन एसी में उस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं मिली कुछ साधन नहीं है, साधन है ही नहीं। उम्मीद का जहाँ तक सवाल है कि अगर कुछ भाड़ा वगैरह बढ़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा अपने पर, लेकिन साफ़ सफाई और बाकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो किराया बढ़ने से लोगों को खास दिक्कत नहीं है। ये कई जगह पर लोगों ने कहा है कि किराया भले ही सरकार बढ़ा दे, लेकिन जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, कम से कम वो ट्रेन के अंदर मिलनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय रेल यानी देश की लाइफलाइन बीमार है, एक डूबता जहाज है, और इसे बचाने के उपाय अगर जल्द ना किए गए, या तो ये इतिहास बन जाएगी या फिर मुसाफिर यूं ही कष्ट झेलकर यात्रा करने को मजबूर रहेंगे। तो इस बारिश को उम्मीदों की बारिश मानते हुए नए रेल मंत्री से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो रियायत की सियासत छोड़ें और इस रेल बजट में रेल को बचाने की कुछ ठोस और ईमानदार कोशिश करें। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरों की रेलगाड़ी बदस्तूर चल रही है और उस पर सवार रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए IBN 7।